प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना तीसरा पाठ गोपाल की सच्चाई के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे, जो भाषा से के अंतर्गत आता और इसमें व्याकरण संबंधित प्रश्न थे। तो शुरुआत हम करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि किस प्रकार आपको एक अनेकार्थी शब्द के बारे में आपको बताया था, याद आया होगा। आज हम उसका पुनरावृत्ति करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है और इसे आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। तो अनेकार्थी जब किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण हमने आपको बताया था हल से। हल के दो अर्थ होते हैं। एक तो होगा कृषि यंत्र, खेती का यंत्र जिससे कि खेत को जोता जाता है। दूसरा है हमारा जो दूसरा है वह है हल, मतलब उत्तर ढूंढना। जैसे गणित के प्रश्न का हल निकालो, तो इसका अर्थ है इसका जवाब, तो समाधान। एक हल का हो गया समाधान, दूसरे का हो गया कृषि का यंत्र। तो ये हमने समझा है। ठीक उसी तरह हमने उत्तर और मैंने कल आपको फल का कराया। उत्तर के भी दो अर्थ होते हैं। ये फिर से एक बार आपको याद दिला दें। ये था हमारा दूसरा प्रश्न था। तो हमने आपको बताया था उत्तर के दो अर्थ आपको बताए थे। पहला उत्तर होता है जवाब। दूसरा उत्तर मैंने दिशा बताया था आपको, दिशा। तो उत्तर के इसे ही अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कभी कभी दो होते हैं, कभी कभी तीन अर्थ भी होते हैं, कभी चार भी अर्थ होते हैं। तो और हम कहेंगे वर्तनी एक ही है। वर्तनी मतलब स्पेलिंग, लिखने का तरीका यही है, अर्थ अलग अलग। तो हमने आपको उत्तर का अर्थ बताया था। क्या चीज़? मैंने परीक्षा में सभी उत्तर लिखे हैं। मैंने परीक्षा में सभी उत्तर लिखे हैं। दूसरा बताया था हमने दिशा, कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, या उत्तर दिशा में ध्रुव तारा चमकता है। तो एक दिशा के लिए बताया। दूसरा हमने बताया था जवाब, प्रश्न का जवाब उत्तर कहलाता है। तो इसी तरह फल का हमने बताया था। एक और आपको शब्द फल, ये हमने करवा दिया है, केवल मैं पुनरावृत्ति के लिए आपको बता रहा हूँ। इसके दो अर्थ होते हैं। एक हो गया नतीजा, दूसरा है पेड़ से प्राप्त, जिसे हम खाते हैं, पेड़ से प्राप्त। दोनों को फल कहा जाता है। वर्तनी में भी कोई अंतर नहीं है। तो उत्तर का क्या हो गया? जवाब और दिशा, फल का नतीजा और पेड़ से प्राप्त फल। तो एक बार इसको हमने कल क्या क्या लिखवाया था आपको फिर से बता दें। इस जवाब में उत्तर का जिसे अर्थ होता है जवाब, कि मैंने परीक्षा में सभी उत्तर लिखे। मैंने परीक्षा में सभी उत्तर लिखे। दूसरा है हमारा दिशा। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। अगला है फल। मेरा परीक्षा फल बहुत अच्छा आया, या आज मेरा परीक्षा फल आएगा। तो फल का अर्थ होता है यहाँ पे नतीजा। आम एक मीठा फल है। फल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से
पेड़ से प्राप्त फल के लिए, पेड़ से प्राप्त के लिए भी फल कहा जाता है और नतीजा के लिए भी फल कहा जाता है। तो आज मेरा परीक्षा फल आएगा, तो यहाँ पे नतीजा के लिए हम लोग वाक्य बना रहे हैं, आज मेरा परीक्षा फल आएगा। और यहाँ पे पेड़ से के लिए फल सेहत के लिए अच्छा होता है, आम का फल मीठा होता है, मुझे फल बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के वाक्य जो है ये थे फल। अब हम चलेंगे अपने तीसरे प्रश्न पे। तो ये आपने लिख रखा है, बस मैंने एक बार आपको दोहरा दिया कि आप फिर से इसे समझ लें। और इसके लिए एक और शब्द है अनेकार्थी शब्द। ये हमारे अभी पाठ्य पुस्तक में नहीं लिखा है, चौथी और पांचवी में लिखा रहता है अनेकार्थी, अनेक अर्थ बताने वाला शब्द। तो इसके अनेक अर्थ होते हैं, उत्तर के, जवाब और दिशा, एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो अनेकार्थी शब्द भी कहा जाता है इनको। तो दूसरा है पढ़ो और लिखो, दूसरा तीसरा प्रश्न है, इसे हम करते हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। प्रश्न तीसरा, पढ़ो और लिखो। पढ़ो और लिखो। तो कुछ शब्द ये हैं चार, जरा इसे ध्यान से देखिएगा। पहले मैं लिख देता हूँ। अध्यापक, अगला शब्द है ध्यान, फिर है ध्येय, अगला है संध्या। तो आ जाते हैं हम, इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। किन किन वर्णों से बना है, इसमें हम कहेंगे कौन सब में समान रूप से मिल रहा है। तो ध्य, आधा ध और य, ये सब में है, आधा ध पूरा ध, ध्य। अध्यापक, ध्यान, ध्येय, संध्या, इन चारों शब्द में हमें क्या मिला, आधा ध और पूरा य। तो ये ध्येय शब्द से बनने वाले हैं, ध्येय। इसका याद रखो, उच्चारण की दृष्टि से अब देखना, पढ़ो और लिखो। तो उच्चारण आपको ध्यान से सुनना है। ध का उच्चारण आधा है तो एक कम देर के लिए बोला जाता है, इसका उच्चारण अल्प है, कम है। और य का पूरा उच्चारण। तो इन शब्दों को एक बार ध्यान से देखिएगा, उच्चारण जरूरी है। तो अध्यापक, तो ध जो है उसका उच्चारण कम आ रहा है। अध्यापक, ध का कम, या का ज़्यादा। तो इसमें उसी तरह ध्यान, ध्यान, ध का कम है। जैसे हम धनी बोलते हैं, धनी, वह व्यक्ति धनी है, तो ध पूरा लंबा बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान, ध को कम देर बोला जा रहा है, तो ये समझना है उच्चारण। अध्यापक, ध्यान, ध्येय, संध्या, तो इनमें हमने लिखा ध का उच्चारण कम है और ध के बाद य आ। तो इसे हमें लिखना भी है, खाली जगह दिया गया है इसे, तो इसे पुनः लिखना है। तो इस शब्द को फिर से लिखते हैं, लिखने का अभ्यास आपको फिर से करना है। और ध हमेशा ऊपर से खुला होता है, बहुत से बच्चे गलत करते हैं यहाँ पे। अध्यापक, ध्यान, ध्येय,
फिर है संध्या, तो इसे पुनः लिखना है। बुक में जो जगह बचा है इसे फिर से लिख के अभ्यास से ही भरना है। अगला शब्द आते हैं आश्चर्य, हमारा दूसरा शब्द था। आश्चर्य, फिर है निश्चय, फिर है पश्चात, और चौथा वाला है पश्चिम। चौथा शब्द है पश्चिम, पश्चिम, तो इनमें क्या है इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है इन सब में आधा श के बाद में च आ रहा है, तो श का उच्चारण अल्प होगा, च का उच्चारण पूरा होगा। यहाँ पे भी श आधा श है, इसका उच्चारण कम देर रहेगा, और पूरे च का उच्चारण पूरा वर्ण है च वो पूरा रहेगा। तो जरा इसको देखिए उच्चारण के आश्चर्य, तो श का उच्चारण कम दे रहा, आश्चर्य। निश्चय, पश्चात, पश्चिम, तो श का उच्चारण अल्प होता है और जबकि च का उच्चारण पूरा होता है। पश्चिम, पश्चात, निश्चय, आश्चर्य, तो ये उच्चारण देखिए। इसे फिर से लिखना भी एक बार खाली स्थान पे हमें इसका पुनः अभ्यास करना है लिख के। आश्चर्य, निश्चय, पश्चात, पश्चिम, तो ये था पढ़ो और लिखो। तो पढ़ने से हमें उच्चारण समझ आया, लिखने से पता चला, अभ्यास हो गए। नए शब्द भी थे आपके लिए। पश्चिम, तो इसमें पहले वाले की हम बात करते हैं। इसमें ध के बाद यह आया, ध्य शब्द कैसा था, ध्य, ध आधा तो है, उसका उच्चारण कम देर किया जाएगा, यह का पूरा ध्य, इस तरह का उच्चारण होगा ध्य। दूसरा वाला है सचक, श का कम होना, श शहद वाला श है लेकिन आधा है। आश्चर्य, श के बाद च, आश्चर्य, श का उच्चारण कम है च की तुलना में। तो एक बार फिर उच्चारण पर ध्यान दे देते हैं। अध्यापक, ध्यान, ध्येय, संध्या, और इसमें श और च, आश्चर्य, निश्चय, पश्चात, पश्चिम। तो इन सबको ये हमारे इसे हम अपने पाठ्य पुस्तक में ही लिखेंगे, जगह दिया हुआ है, और इसका बोल करके भी अभ्यास करेंगे। तो हम अभी ऑनलाइन कक्षा में भी इसका अभ्यास करवाएंगे। फिर चलते हैं हम अपने दूसरे चौथे प्रश्न पे चलेंगे। ये तीसरा प्रश्न था पढ़ो और लिखो, तो इसमें हमने इसका उच्चारण सीखा पढ़ के और लिख करके, ये नए शब्दों को सीखा भी। तो एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। अध्यापक, ध्यान, ध्येय, संध्या, आश्चर्य, निश्चय, पश्चात, पश्चिम। तो श का उच्चारण कम हम लोग करें, च का ज़्यादा करें। पश्चिम, पश्चिम, पश्चात, निश्चय,
निश्चय नहीं बोल रहे, निश्चय। श को कम देर के लिए बोलना है, अगर श ज़्यादा देर बोलेंगे तो फिर उच्चारण की गलती हो जाए। निश्चय, आश्चर्य। अध्यापक, ध्येय, ध्येय इसमें है, यहाँ पे हर जगह ध्येय का ध्यान रहना, आधा ध पूरा या ध्येय। अध्यापक, ध्यान, ध्येय, संध्या। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न। चौथा प्रश्न है, ये बहुत आसान है। विपरीत अर्थ वाले शब्द पर टिक लगाओ। विपरीत अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द पर सही का निशान लगाओ। पहला है उन्नति। इसके दे रखे हमें 3 अर्थ दिए हैं। पहला है प्रगति, फिर है अवनति, और वर्ग है उसके बाद फिर तरक्की। तो ये 3 शब्द है, शब्द दिया गया है, इसके 3 हमें शब्द दे रखे। हमें विपरीत अर्थ वाला, उन्नति का जो विपरीत अर्थ है, विलोम शब्द की बात की, विपरीत अर्थ का मतलब विलोम शब्द की बात किया गया है। तो हमें सही विलोम शब्द पहचानना है और उस पर टिक लगाना है। उन्नति का अर्थ होता है तरक्की, है हम जानते हैं, या प्रगति, लेकिन ये तो समान अर्थिक शब्द हो गया प्रगति। इसका उल्टा होता है अवनति, उन्नति का होता है अवनति। तरक्की और प्रगति तो समानार्थी, समान अर्थ वाला शब्द होगा, ठीक है, या पर्यायवाची हम बोल सकते हैं। उन्नति का पर्यायवाची है ना प्रगति और तरक्की। और विपरीत, विपरीतार्थी, विपरीत उल्टा अर्थ वाला विलोम शब्द हमें लिखना है। तो उन्नति का अवनति, तो इस पर सही का निशान लगाते हैं। अगला है हमारा प्रश्न। प्रश्न, उत्तर, वर्ग बना हुआ, इसी में सही निशान लगाना है। उसके बाद है हल, वर्ग बना हुआ है, और जवाब। और एक वर्ग यहाँ पे भी बना है। तो हमें विलोम शब्द ढूंढना है, किसका? प्रश्न का। प्रश्न का विलोम हल और जवाब क्या है? ये तो समानार्थी शब्द है, या पर्यायवाची बोलेंगे प्रश्न का। प्रश्न का क्या होता है? उत्तर होगा। हल और जवाब क्या होता है? ये तो उत्तर का समानार्थी शब्द हो गया, या उत्तर का पर्यायवाची शब्द हो गया, समानार्थी हो गया। तो हमें विलोम देखना है, जैसे उन्नति का अवनति, प्रश्न का उत्तर, हल और जवाब उत्तर का समानार्थी हो जाए। तो प्रश्न का उत्तर,
साथ साथ करते जाना है बच्चों, इसको बुक में ही करना है, साथ साथ करेंगे तो आसानी से समझ भी आ जाएगा, हम कर भी लेंगे। अंत, तीसरा है अंत। अंत का होता है शुरू। फिर है आदि। फिर है समाप्त। अंत का है कोई चीज खत्म हो जाती है, तो आदि से अंत सुना है। आदि शुरुआत को बोलते हैं, शुरू नहीं है तो अंत का विलोम आदि होता है। समाप्त और शुरू नहीं होता है। अंत का तो अर्थ समाप्त होता है, ये समान अर्थक हो गया, हमें विलोम ढूंढना है। अंत का आदि, आदि से शुरुआत कहते हैं, इसका अर्थ होता है शुरू होना या शुरुआत। तो आदि, अंत का आदि, आदि का अंत। तो विलोम शब्द की परिभाषा के अनुसार से अगर हम समझेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। उन्नति का अवनति, अवनति का विलोम होता है उन्नति। उसी तरह से प्रश्न का विलोम होता है उत्तर, उत्तर का विलोम होता है प्रश्न। अंत का आदि, आदि का अंत, इस तरह से भी हमें याद रखना है। फिर है आदर। आदर, आदर का है अनादर। आदर, अनादर। फिर दूसरा है निरादर। फिर है सम्मान। तो आदर का है सम्मान होता है, आदर का निरादर होता है। आदर का क्या होता है? निरादर। तो सम्मान गलत है, अनादर भी गलत है। आदर, निरादर। आदर का अर्थ होता है सम्मान देना और निरादर का होता है सम्मान नहीं देना, अपमान करना। ठीक है, तो सम्मान गलत है, आदर का सम्मान, ये तो समानार्थक शब्द हो गया। तो विलोम है आदर, निरादर। प्रशंसा, प्रशंसा। उसके बाद है तारीफ। फिर है बुराई। और फिर है निंदा। तो प्रशंसा का निंदा होता है विलोम शब्द। प्रशंसा का, तारीफ तो समानार्थक हो गया, बुराई भी गलत है, अच्छाई का बुराई होता है। तो प्रशंसा का निंदा, मैं इस पर सही का निशान लगा रहा हूँ। तो ये बच्चों, ये था हमारा चौथा प्रश्न। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं, ये बहुत आसान है। एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ, आप इसे साथ का साथ नोट करते भी जाएं। मैं विपरीत अर्थ बता रहा हूँ। तो उन्नति का विपरीत होता है अवनति। प्रश्न का होता है उत्तर। अंत का होता है आदि। आदर का निरादर।
और प्रशंसा का निंदा। इसे नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब आई करने की बारी। तो ये बहुत आसान है, इसके अंदर हम इसको करते हैं। अब आई करने की बारी। तो इसे आपने नोट कर लिया, मैं मिटा देता हूँ। तो इसमें है अब करने की बारी। तो कुछ कुछ कौन कौन से प्रश्न हैं। पुस्तकालय से पुस्तक लेकर महान व्यक्तियों के बचपन के प्रसंग पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। तो इसे आपको खुद करना है, पुस्तकालय तो नहीं है, ऑनलाइन आप भारत के स्वतंत्रता सेनानी की कहानी पढ़ सकते हैं और छोटी कहानी सुनिएगा और हम इसे कक्षा में सुनाएंगे। तो ऑनलाइन कक्षा में इसको सुनाएंगे। दूसरा है भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले इन महान व्यक्तियों को पहचानो और इनके नाम लिखो। तो चित्र दे रखा है। तो सबसे पहला चित्र है बाल गंगाधर तिलक। तो चित्र तो मैं नहीं बना पाऊँगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ और आप इसी क्रम से हम लिखेंगे। तो पहला जो क्रम है ख, अब करने की बारी। अब करने की बारी का हम करेंगे। ख प्रश्न कर रहे हैं। तो पहला चित्र बना हुआ है। चित्र तो मैं नहीं बना हुआ, लिखेंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक, पहला चित्र। दूसरा चित्र था हमारा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय राय। तीसरा चित्र है भगत सिंह। भगत सिंह, ये बच्चे बहुत पहचानते हैं। उसके बाद चौथा चित्र जो है वो है महात्मा गांधी। ये भी सब जानते हैं, महात्मा गांधी। अधिकतर ये सब हमारी स्वतंत्रता सेनानी हैं। उसके बाद दूसरे में लक्ष्मीबाई। ये कौन थी? लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। उसके बाद बारी आती है, बच्चे इनको भी बहुत पहचानते हैं, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तीसरा चित्र है सुभाष चंद्र बोस। ये भी पहचानते हैं, सुभाष चंद्र बोस। बोस, सुभाष चंद्र बोस। और अंत में है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, कई किताबों में चंद्रशेखर आजाद भी लिखा रहता है। तो ये थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी। तो क्रम आपको पता ही है, मैंने बता दिया है। तो बाल गंगाधर तिलक पहला जो चित्र है, फिर है लाला लाजपत राय, भगत सिंह, महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर। इसके अलावा
नारे भी लिखे हुए हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जय जवान जय किसान किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने। करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा था। तो बच्चों इसे याद रखना है। ये जो नारे और चित्रों को आप पाठ्य पुस्तक में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।